हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब वीडियो सीरीज में टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस के पार्ट 3 की। बच्चों, आज हम सीखेंगे फंक्शंस के बारे में कुछ नई चीजें, उनके डोमेन और उनकी रेंज फाइंड आउट करना। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहले बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या थी। एक बार फिर से उनको रिवाइज करते हैं कि फंक्शंस जो है, दीज आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशंस। ओके, सो a function from x to y where x is said to be x क्या है यहाँ पर x is the set of domain and what is the y is the set of codomain. So let x and y be two non-empty sets, then a function from set x to set y is a correspondence, is a mapping which associate each element of x to exactly one unique element of set y. तो डेफिनेशन हमने पिछली बार पढ़ी थी। यहाँ हमने समझा था दो खास बातें बच्चों मैंने कहा था आपको ध्यान रखनी है। एक, that every element of x must have an image. Second thing, that image must be a unique one. Correct? तो इन्हीं दो बातों का ध्यान रखते हुए मैं एक बार पिछला फिर से वही एग्जांपल लेता हूं। ये मेरा सेट x है जिसमें कुछ स्टेट लिए हैं मैंने, और ये है सेट y जहां पर हमने कुछ उनकी कैपिटल्स ली हैं। तो अगर ये फंक्शन को हम रिलेट करें तो क्या होगा, देखिए, गोवा पंजिम, हरियाणा चंडीगढ़, पंजाब चंडीगढ़, त्रिपुरा रायपुर अगरतला, और महाराष्ट्र जो है वो मुंबई। तो ये हुआ स्टेट को हमने रिलेट किया उनके कैपिटल्स के साथ में। तो ये एक फंक्शन है क्योंकि आप देखिए हर स्टेट की एक यूनिक कैपिटल है और हर स्टेट की एक कैपिटल है, तो यानी कि ये है हमारा फंक्शन। आइए इसी कसौटी पर कसते हैं हम कुछ एक सम्स को और करते हैं हमारा पहला सम। Which of the following relations are functions? Give reasons. If it is a function, determine the domain and range. तो ये एक हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट दिया हुआ है और हमें डिसाइड करना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, ये मैंने इसको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट किया, क्योंकि एरो डायग्राम से जब बच्चों आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैंने ये देखिए सेट x यानी कि पहले एलिमेंट्स जो है प्री इमेजेस हैं उसको यहाँ पर डिनोट किया, और सेट y जो कि कोडोमेन का सेट है, जो कि यानी कि इमेजेस का सेट है, उसको यहाँ पर बना लिया मैंने। x को एसोसिएट किया 1 के साथ, 5 को भी 1 के साथ, इसी तरह से 8 को 1 के साथ, 11, 14 और 17 सबको 1 के साथ एसोसिएट किया। तो आप सोच के बताइए, एक सेकंड का पोज लीजिए, क्या ये एक फंक्शन है या नहीं है? यस, आपने सोच लिया, तो यस इट इज अ फंक्शन। द रीजन, आप चेक कीजिए क्या हर x के एलिमेंट की कोई इमेज है? यस, हर एक की है, 2 की भी है, 5, 8, 11, 14, 17 सबकी एक इमेज है। क्या वो इमेज यूनिक है? यस। अगर मैं पूछूं कि 2 की इमेज क्या है, आपके कितने आंसर आएंगे? एक ही आंसर आएगा, दैट इज 1। 5 की इमेज क्या है? 1 है, केवल एक ही आंसर आ रहा है, इट मींस इट्स अ यूनिक। आपसे कोई पूछे कि 11 की इमेज क्या होगी, सो 1, so answer is unique, so every x have a image and that image is unique, that's why it is a function। और अब बात कर लेते हैं इसके डोमेन की। डोमेन क्या है? डोमेन कहते हैं फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जिनकी कुछ इमेज एग्जिस्ट करती हो। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से आएंगे, यहाँ पर यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए 2, 5, 8, 11, 14 और 17। तो बेटा फंक्शन के केस में जो पहला सेट होता है वही हमारा पूरा का पूरा डोमेन होता है, क्योंकि यहाँ कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एलिमेंट तो होते नहीं है, हर एक की इमेज होती है। तो यानी कि पहले सेट को आप एज इट इज लिख दीजिए, या ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को अगर वो फंक्शन है तो लिख दीजिए, वो हमारा होगा सेट ऑफ डोमेन। ओके, व्हाट इज अ रेंज? रेंज होती है सेट ऑफ इमेजेस, जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो। यहाँ पर कितना होगा इसका रेंज? 1। तो ये था हमारा पहला सम। आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन। ओके, इसको भी मैं एरो डायग्राम से, बच्चों आप इसको एरो डायग्राम से जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। यस, क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, यस इट इज अ फंक्शन। आप देखिए यहाँ पर x के जितने भी एलिमेंट्स हैं, आपको जितने भी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, और इधर y में अगर हम देखें तो सबको यानी कि किसी न किसी के साथ एसोसिएट किया गया है। 2 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 6 को 3 के साथ, 8 with 4, 10 with 5, यानी कि हाफ ऑफ द नंबर है। ओके, दैट मीन्स एवरी x has an image and that image is unique also. Yes, it is also a example of function. So आप अब सोच के बताइए कि इसके डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए? यस, बिल्कुल सही। x जो हमारा सेट है, इसके सारे एलिमेंट जो है वो हमारे डोमेन में होंगे।
तो यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। तो ये हुआ हमारा डोमेन। और हमारी जो रेंज है वो क्या हुआ, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स। वो कौन कौन से हैं, देखिए ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट्स कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये सेकंड एलिमेंट्स का सेट है, ये बेटा रेंज होना जरूरी नहीं है, ये होता है हमारा क्या, कोडोमेन। अगर आपको अभी भी कुछ इसके बारे में कंफ्यूजन है तो आप हमारे पिछले वीडियो को डिटेल से समझ सकते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। तो ये एक और इसका थर्ड पार्ट है, क्या ये फंक्शन है, नहीं, ये फंक्शन नहीं है। एंड द रीजन इज, वन की इमेज आप बताइए क्या होगी। कुछ बच्चे सोच रहे हैं 3 होगी और कुछ सोच रहे हैं 5 होगी, यानी कि ये इमेज यूनिक नहीं है। अगर मैं 1 की इमेज लिखता हूं तो भी हमारे पास 3 और 5 दोनों आती है, तो यानी कि ये यूनिक नहीं है, तो दिस इज नॉट यूनिक, सो नॉट अ फंक्शन बिकॉज द इमेज इज नॉट यूनिक। तो आप इसको रीजन बता सकते हैं कि हर x की इमेज यूनिक नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। तो इसलिए अब हमें इसके डोमेन और रेंज निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये एक फंक्शन दिया हुआ है f(x), एक लीनियर फंक्शन है 2x-5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0, f7 एंड f-3। तो इस तरह के सम हमने क्लास 10th में 9th में बहुत सारे किए हुए हैं, अपने ग्राफ बनाते वक्त बहुत सारे ऐसे सम किए हुए हैं। चलिए आइए फाइंड आउट करते हैं वैल्यू। तो देखिए फंक्शन है हमारे पास, क्या है फंक्शन, 2x-5, और बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ x जो है उसका इनपुट कितना है, 0 है। तो पहले मैं 0 पुट कर रहा हूं, तो 0 पुट करेंगे तो x को रिप्लेस कीजिए 0 से, so our answer will be -5। so first answer will be -5। अगर मैं x की जगह 7 लिखता हूं तो क्या होगा, इनपुट अगर मैं 7 देता हूं x को, तो 7 - 5 यानी कि 14 - 5 इज इक्वल टू 9। तो ये वैल्यू हुई 9। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं -3 यानी कि 2 इंटू -3 -5 -6 -5 यानी कि -11। करेक्ट है, तो ये -11 के इक्वल, यहां मैं लिख देता हूं -11। करेक्ट। नेक्स्ट सम देखते हैं। और ये सम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स में। फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर। सो जैसे मैंने बताया था फंक्शंस क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किससे, सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में। ओके, एंड द फंक्शन इज गिवन tc, यानी कि t इज अ फंक्शन ऑफ सेल्सियस इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ t0। क्या होगी t0 की वैल्यू, तो यानी कि इनपुट हम सी को क्या दे देते हैं, यहाँ पर सी की जगह हम क्या इनपुट लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9 सी को 0 लिखिए बाय 5 प्लस 32। तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, 32। यस, -10। ओके, यानी कि अब हमें सी को रिप्लेस करना होगा -10 से। 9/5 सी को रिप्लेस किया -10 से, प्लस 32, 5 2 10 यानी कि -18 प्लस 32। तो कितना आंसर आया, 14। करेक्ट। नेक्स्ट, यहां देखिए अब हमें TC इज इक्वल टू 212 दिया हुआ है। ओके, हमें C की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है। ओके, व्हाट इज आवर दैट फंक्शन, 9c/5 प्लस 32, ये गिवन है 212 के इक्वल। तो फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, हमें निकालना है इनपुट, यानी कि 9c/5 इज इक्वल टू 212 माइनस 32। तो 9c/5 विल बी कितना होगा, यस 180, और C की वैल्यू 180 इंटू 5/9, 9 to the 18 यानी कि 100। ओके, अब हम बच्चों इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस, और हम ये बात करेंगे डिटेल में बियॉन्ड द एनसीईआरटी। ओके, आइए शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इसलिए ध्यान से मेरे साथ साथ इसे अपनी नोटबुक में सॉल्व करते जाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लीनियर फंक्शन की, जो हमने पिछले टॉपिक में भी की थी। पिछले जो वीडियो में वहां भी मैंने डिस्कस किया था लीनियर फंक्शंस। आपको पता ही है लीनियर फंक्शन कैसे होते हैं, लीनियर फंक्शन होते हैं ax प्लस बी टाइप के, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यार डोमेन बिल्कुल क्लियर है, पहले ही मैंने बताया हुआ, अगर नहीं भी बताया होता, अगर रियल नंबर है तो आप कोई भी लीनियर फंक्शन हो, मान लीजिए मैं लीनियर फंक्शन लिखता हूं x
मैं लिखता हूं लीनियर फंक्शन 2x + 5, मैं लिखता हूं लीनियर फंक्शन x - 3, मैं लिखता हूं लीनियर फंक्शन कोई 5 - x, कुछ भी, एनी लीनियर फंक्शन। आप देखिए, क्योंकि जब भी हम लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसकी डोमेन यानी कि x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो लाइन क्या होती है, इनफाइनाइट होती है ना, दोनों डायरेक्शन में। तो दैट मीन्स हर x की वैल्यू के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ओके, और हर y की वैल्यू के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो यानी कि इसका डोमेन हमेशा, आपके पास अगर कभी भी लीनियर फंक्शन आ जाए तो आप बिना सोचे समझे चाहे तो उसका डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज भी उसकी होगी ऑल रियल नंबर। समझ में आया बच्चों? तो डोमेन कहते हैं x की वैल्यू जो जो पॉसिबल है उस फंक्शन के लिए। तो जब भी लीनियर फंक्शन है, लाइन है, उसके लिए एवरी वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल। और रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल द इमेजेस, यानी कि क्या क्या वैल्यू वो अटेन कर सकता है फंक्शन। So all the values, because line is infinite in correspondence with y axis also. Okay, so आप बेहिचक बिना देखे, अगर आपको इतना पता लग गया कि फंक्शन लीनियर है, आप लिख दीजिए डोमेन इज रियल नंबर एंड रेंज इज रियल नंबर, एंड दैट्स अ एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डोमेन में यहां लिख देता हूं ऑल रियल नंबर एंड रेंज इज ऑल रियल नंबर। तो नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन की। और क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये वैसे यहाँ डोमेन दी हुई है ऑल रियल नंबर, बट लेकिन अगर वैसे भी समझे तो बेटा हमने पिछले वीडियो में इसको बताया था कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का कर्व हमेशा एक पैराबोला बनता है। ओके, अगर ये a डिपेंड करेगा किस पे, a पर, इफ a इज पॉजिटिव तब कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और तो ये बनेगा अपवर्ड। और इफ a इज लेस देन 0 तब बनेगा डाउनवर्ड। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि आप x की कोई वैल्यू रखें, यहां पर कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम से मतलब क्या होता है, दो चीजें बेटा ध्यान रखो, आपको दो प्रिकॉशंस, डॉक्टर जैसे कहता है ना कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने जब आप बीमार हो जाते हैं, तो इसी तरह से अगर आपको डोमेन निकालनी है या रेंज निकालनी है तो दो बातों का ध्यान रखें, आपको कभी गलती नहीं होगा सब। एक, योर डिनोमिनेटर जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दूसरा, स्क्वायर रूट के अंदर आपका नेगेटिव नहीं आना चाहिए, केवल ये इमेजिनरी वैल्यू बन जाएगी। तो दो बातें ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव कभी नहीं आना चाहिए। तो ना तो यहाँ डिनोमिनेटर है और ना ही रूट है, तो आप कह सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, चाहे पैराबोला अपवर्ड बने और चाहे पैराबोला बने डाउनवर्ड, एक्स की हर वैल्यू के लिए वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी इसकी ऑल रियल नंबर। और व्हाट विल बी द रेंज, रेंज डिपेंड करेगी, जैसे मैंने कहा, अगर अपवर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी और डाउनवर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी। और रेंज के लिए ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैं अगर x² + 1 का अगर मैं कर्व स्केच करूंगा तो क्या होगा, ये ऐसे बनेगा। ये क्या हुआ, 1 है, तो y की वैल्यू कहाँ है, 1 के बाद 1 से ऊपर है ना सारी की सारी, तो यानी कि इसकी इस फंक्शन, इस पर्टिकुलर फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, 1 टू इंफिनिटी। दैट मीन्स रेंज क्या होगी, डिपेंड करेगा कि आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में जैसे मैंने बताया बेटा कि डिनोमिनेटर तो होता नहीं जीरो हमारा कभी भी, हम कैसे होते हैं, x⁻n, a1 x⁻n-1, a2 x⁻n-2, सो ऑन। अगर मैं सिंगल उसमें वेरिएबल में पॉलिनोमियल लिखूं तो कुछ इस तरह से होंगे। दैट मीन्स नो डिनोमिनेटर, नो पावर इन फ्रैक्शन, नथिंग इज देयर, दैट मीन्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर। सो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या हो गए, उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर हमेशा, चाहे वो कोई भी हो। ओके, बाकी डिपेंड करेगा कि उसकी रेंज, एक तो सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो ये होगा कि जो ये है हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पावर इवन है या ओड है, उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रैशनल फंक्शन की। तो रैशनल फंक्शंस की, तो ये है हमारा आज का मेन कंसर्न, रैशनल फंक्शंस और जो फंक्शंस जो रूट के अंदर होंगे उनके बारे में। आइए शुरू करते हैं। मैं शुरू करता हूं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से। मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, फंक्शन ले लिया मैंने, मान लीजिए 1/x-2। अब सोचिए इसकी डोमेन क्या होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों और सोचिए कि इसकी डोमेन क्या होने वाली है। यस,
मैंने जो बताए थे उन दो बातों का ध्यान रखिए। एक सबसे पहली चीज, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, और डिनोमिनेटर यानी कि अगर x की वैल्यू मैंने 2 लिखी तो डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 0, तो उससे हमें बचना है। तो यानी कि हमें x जो है वो 2 नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो, हमें कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि यहां से हमें डोमेन मिल गया। हमारा डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। 2 नहीं लिखना है बस, क्योंकि 2 लिखा तो 1/0 यानी कि फंक्शन चला जाएगा इन्फिनिटी पर, यानी कोई कॉन्क्रीट इमेज हमें नहीं मिलेगी। तो ये तो हुई बात डोमेन की। अब बच्चों समझते हैं कि रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने क्या किया, पहले फंक्शन y को 1/x-2 लिख लिया। y इज इक्वल टू, बिकॉज फंक्शन इज y इज इक्वल टू fx, तो y इज इक्वल टू 1/x-2 किया। और जैसे मैंने डोमेन निकाला वैसे ही मैं रेंज निकालने वाला हूं। बस केवल क्या है, x की जगह पर y लिखने वाला हूं। x की जगह पर y कैसे लिखेंगे? लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इट बिकम xy माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ओके, यहां से x मैं इस तरफ रखूंगा और बाकी सब टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड भेजने वाला हूं। तो xy 1 प्लस 2y, और x की वैल्यू क्या हुई? 1 प्लस 2y अपॉन y। ओके, अब सोच के बताइए कि अगर ये एक फंक्शन होता हमारा, है ना? अभी तक हम फंक्शन कैसे बात कर रहे हैं? फंक्शन फ्रॉम x टू y की। अब ये मैंने उल्टा लिख लिया रेंज निकालने के लिए। देखिए फंक्शन में जैसे पहले हमारा पहला सेट x होता था, दूसरा y होता था, और ये जो हम x टू y बात करते थे, अब मैं y टू x कर रहा हूं। तो यानी कि y की कौन कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो यानी कि इसका इनवर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ देखिए कौन सी वैल्यूज के लिए वैल्यू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, एक्सेप्ट 0। देखिए रूट तो है नहीं, तो वो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फ्रैक्शन में तो पावर आएगी ही नहीं। दूसरी चीज, उसके अंदर नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता जब हमारे पास रूट ही नहीं है। तो रूट के अंदर नेगेटिव कहां से होगी? ठीक है, तो उसको कंसीडर नहीं करना है। दूसरा क्या क्राइटेरिया था? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कब 0 होगा? जब y 0 होगा, तो यानी कि y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो यानी कि रेंज हमें पता लग गई फिर कि y 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये हमारी रेंज हुई। ये तो हुआ एक सिंपल, हमने एक रैशनल फंक्शन लिया। आइए एक और देखते हैं। नेक्स्ट जो है, ये मान लीजिए कि x बाय, फंक्शन में ले लेता हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स विच इज x बाय एक्स प्लस 5। ओके, इस बार मैंने कुछ न्यूमरेटर में भी ले लिया, पिछली बार केवल डिनोमिनेटर में था ना, तो इस बार मैंने कुछ वैल्यूज न्यूमरेटर में भी ले ली। अब सोचिए बच्चों इसके बारे में। देखिए डोमेन बहुत क्लियर है, मैं ज्यादा टाइम नहीं यहाँ लगाऊंगा। डोमेन, बस मुझे ध्यान रखना है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? -5। तो मैं कहता हूँ इसकी डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5। हम -5 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? तो अगर -5 नहीं लिखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 कभी होगा ही नहीं। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो बाकी सब वैल्यूज के लिए कर्व एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5। ओके, बात करते हैं रेंज की। तो जैसे मैंने बताया था, y इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 5 लिखिए, और x को रिप्रेजेंट कीजिए इन टर्म्स ऑफ y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो आई गॉट xy प्लस 5y इज इक्वल टू x। टेक द x टू द लेफ्ट हैंड साइड, xy minus x is equal to minus 5y. Take the x common, y minus 1 minus 5y, और x की वैल्यू minus 5y अपॉन y minus 1। तो अब बताइए इसकी रेंज क्या हो सकती है? यस, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ओके, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। समझ में आया बच्चों? तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 लिखने से डिनोमिनेटर 0 यानी कि x एग्जिस्ट नहीं करेगा उसके लिए कोई भी, यानी कि x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती जहां पर y की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन जो है वो है y इज इक्वल टू एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्र। ओके, तो मैंने नीचे अब जानबूझ के क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लिया। अब देखते हैं इसके बारे में। अब डोमेन क्या होगी? देखिए डोमेन के लिए वही दो रूल बिल्कुल पक्के हो जाने चाहिए आपको। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो रूट है नहीं यहाँ पर। ये डिनोमिनेटर, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये हो ही नहीं सकता, कारण एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अगर 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो 0 हो ही नहीं सकता ना, दोनों तरफ 2 ऐड करने से।
तो डोमेन में मतलब आप कुछ भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर ना आपका कभी 0 होगा, ना यहाँ पर रूट है, तो डोमेन क्या हो गई हमारी, ऑल रियल नंबर। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो हम इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई फंक्शंस को। तो ये हुआ 2y प्लस एक्स स्क्र वाई इज इक्वल टू एक्स। ओके, और हमें क्या करना, क्या है, एक्स की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। और एक्स की टर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये तो थोड़ा मुश्किल काम हो गया। चलिए अब मैं क्या करता हूं इसको, आप समझिए ध्यान से। एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स प्लस 2y। अब मुझे बताइए इस स्टेप पे मैंने क्या किया, इस प्लस एक्स को मैं लेके गया लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो, और ये मुझे मिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। तो ये हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, और वो भी कैसी चाहिए, रियल नंबर चाहिए। रियल कब होगी, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज मोर देन इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, बी स्क्र माइनस 4ac, बी स्क्र यानी कि माइनस 1 स्क्र, बी कितना है, यहाँ देखिए ए है हमारे पास y जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र है, बी है -1 और सी है 2y। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो यानी कि बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी x हमारा रियल नंबर होगा। क्लियर है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि कौन से फंक्शंस, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यू कब अटेन करेगा, जब डिस्क्रिमिनेंट मोर देन इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू तभी रियल आएगी। बी स्क्र माइनस 4a इज y और c इज 2y, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, -1 स्क्र कितना होता है, +1, -8y स्क्र शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8y स्क्र को इधर ले जाते हैं तो हम कह सकते हैं 8y स्क्र शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, और y स्क्र शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/8। तो यहां से अगर देखिए बेटा, अगर आपको मैं एक यहाँ एक आपको रूल समझाऊं कि अगर एक्स स्क्र इज लेस देन इक्वल टू ए हो, तो x की वैल्यू -a√a से लेकर के +√a के बीच में लाई करेगी। ठीक है, इसको नोट कर ले अपनी नोटबुक। और अगर एक्स स्क्र इज मोर देन इक्वल टू ए हो, तो x की वैल्यू क्या होगी, x शुड बी लेस देन इक्वल टू -√a और x शुड बी मोर देन √a। ठीक है, इसको आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, बहुत काम आने वाली बात है। तो यहाँ हमारे पास पहला केस है y स्क्र इज लेस देन इक्वल टू 1/8, तो आप कह सकते हैं कि y की वैल्यू लाई करेगी -1/√8 से लेकर के किसके बीच में, 1/√8 के बीच में। तो ये हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई। तो यानी कि रेंज हमारी क्या आई हमारे पास यहाँ पर, रेंज जो है वो है आपका ये क्लोज इंटरवल में अप्लाई करता हूँ, -1/√8 से लेकर के +1/√8 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो थे हमारे कैसे फंक्शंस, जो रैशनल फंक्शंस थे। अब हम बात करेंगे रूट वाले फंक्शंस की, क्योंकि हमने दो प्रिकॉशन बताया, एक तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर रूट हुआ तो हम कैसे ट्रीट करेंगे उसे, तो वो भी हम समझ लेते हैं। मैं एक बहुत ही सिंपल फंक्शन के साथ शुरू कर रहा हूं, मान लीजिए कि हमारे पास है रूट है। अब इसे कैसे ट्रीट करेंगे, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्या है, x कैन नॉट बी नेगेटिव। तो देखिए नंबर लाइन में तीन तरह की चीजें होती है बेटा, तो नंबर लाइन नेगेटिव नंबर्स, और एक होती है 0, और एक होता है पॉजिटिव नंबर्स। अब मैं कहता हूं कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए रूट के अंदर, तो यानी कि नेगेटिव नहीं होने का मतलब क्या है, या तो वो 0 हो सकती है या फिर वो पॉजिटिव हो सकती है। तो x की वैल्यू जो है ना वो क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी। तो ये हुई हमारी डोमेन। तो डोमेन क्या आ गई यहाँ पर हमारे पास, डोमेन है इधर 0 और उससे बड़ा कोई भी नंबर, यानी कि फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेंज की, तो इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, तो रेंज देखिए यहां पर y की वैल्यू अगर रूट है, जब हमने x क्या लिया है इधर 0 और पॉजिटिव लिया है, तो y आपके पास रूट आ जाए ना, तो बच्चों एक बात को दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, y नेगेटिव नहीं होगा। अगर रूट आपके पास आ जाता है और रूट के बाहर अगर कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो y नेगेटिव नहीं होगा। अगर यहाँ पर केवल पॉजिटिव है तो y भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो रेंज जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव नहीं हो सकता, पहले ही क्रॉस कर दीजिए, तो इसका मतलब रेंज भी क्या होगी हमारे पास, 0 से इंफिनिटी की। ठीक है, और देखते हैं एक और सम।
चलिए नेक्स्ट जो फंक्शन है मैं ले लेता हूं y इज इक्वल टू 1/√(x+4). ओके, तो अब देखिए यहाँ x की क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ देखिए दोनों बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, तो मैं यहाँ नंबर लाइन लगा लेता हूँ ताकि हमें बहुत क्लियर आइडिया हो जाए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये पॉजिटिव साइड है इसकी, ये 0 है, और ये नेगेटिव साइड है। तो पहली बात तो ये वाली वैल्यू जो रूट के अंदर है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। रूट के अंदर पॉजिटिव कब होगा? रूट के अंदर पॉजिटिव होगा जब x+4 जो है वो पॉजिटिव होगा, और वो 0 भी नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको इक्वल टू के साइन को हटा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर 0 हो गया x+4 तब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से बच्चों हमारे पास आया x शुड बी ग्रेटर देन -4 ओनली, यानी कि -4 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो कौन सी वैल्यू हुई देखिए, -4 से बड़ी। इस नंबर लाइन पे देखिए ध्यान से, तो यानी कि आप कह सकते हैं डोमेन जो है ना वो हुआ ओपन इंटरवल -4 टू इंफिनिटी। क्लियर है बच्चों? रीजन, दो बातें यहाँ थी। देखिए अर्लियर हम क्या करते थे, इक्वल टू का साइन लगाते थे, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बट यहाँ तो इसने मना कर दिया, ये 0 भी नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए केवल। तो यानी कि x+4 जो है वो केवल पॉजिटिव होगा, x विल बी ग्रेटर देन -4। तो ये तो हुई इसकी डोमेन की बात। अब इसके रेंज की बात कर लेते हैं, तो y² विल बी इक्वल टू 1/x+4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x+4 इंटू y² इज इक्वल टू 1, और x+4 की वैल्यू 1/y²। अब सोच के देखिए कि y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, +4 को इधर ले आइए, -4, तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 0। दूसरी बात, यहाँ देखिए y मैंने पहले ही कहा था कि आपका केवल पॉजिटिव आएगा अगर फंक्शन आपका रूट में है और वो सब वैल्यूज हमारी पॉजिटिव है। तो हमारे पास क्या आएगा रेंज में, एक तो 0 या पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, और इसे 0 के लिए भी मना कर दिया है, तो हमारे पास क्या हो गया, 0 टू इंफिनिटी। तो रेंज जो होगी वो होगी 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, फिर से समझिए। देखिए अगर कोई भी फंक्शन में आपके पास ऐसे रूट दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक जो ये फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, क्वाड्रेटिक हो या लीनियर हो, अगर रूट में है और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब रेंज जो है y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर ये नेगेटिव होता तो हमारी वैल्यू आती बेटा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ था पॉजिटिव, तो ये मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि या तो 0 या पॉजिटिव आएगी। ठीक है, लेकिन फिर इसने मना कर दिया कि y² था यहाँ पे नीचे, तो y इज इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता था। तो यानी कि अब नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, तो क्या होगा फिर, 0 टू इंफिनिटी, दैट विल बी द रेंज। नेक्स्ट हम देखते हैं, मान लीजिए कि अब तो ये तो हम बात कर रहे थे बेटा जहां पर हमारे पास लीनियर फंक्शंस थे रूट के अंदर। अब मैं बात कर रहा हूं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन हो अगर रूट के अंदर, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। 9 - x², इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो सबसे पहली चीज जो है इसकी डोमेन हम बात कर लेते हैं। डोमेन यानी कि 9 - x² की वैल्यू नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यानी कि x² शुड बी लेस देन इक्वल टू 9, और अभी मैंने बताया था अगर x² लेस देन इक्वल टू a हो, तो यानी कि -3 से लेकर x की वैल्यू लाई करती है 3 तक। तो ये हुआ हमारा डोमेन, यानी कि डोमेन आ गया हमारे पास -3 से 3 तक। बात करते हैं रेंज की, तो रेंज में सबसे पहली चीज आप देखिए, यहाँ रूट के बाहर पॉजिटिव है, तो यानी कि अभी तक हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है या तो 0 और या पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, y² विल बी इक्वल टू 9 - x², और x² विल बी 9 - y², और x की वैल्यू √9 - y²। तो अगर इसी तरह से देखें अगर इसको कि 9 - y² अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखूं, तो क्या होगा, y की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, -3 से 3 के बीच में। तो -3 से 3 के बीच में लाई करनी चाहिए थी, बट हमने पहले ही मना कर दिया कि -3 से 0 तक जो है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यानी कि हम कहां से कहां तक लेंगे इसकी वैल्यू, फिर 0 से लेकर के 3 तक। 3 जो है वो क्लोज इंटरवल। तो ये है हमारी रेंज। चलिए एक और सम कर लेते हैं हम इसमें, तो नोट करते जाइए इसको मेरे साथ साथ। मैंने लिखा फंक्शन x-1 एंड 3 - x। अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। अब हमने कहा कि ये जो रूट के अंदर वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। मीन्स ये जो x-1 इंटू 3 - x है ना,
ये या तो 0 हो या उससे ज्यादा। अब ये देखिए 0 या उससे ज्यादा कब होगा, दो केस हो सकते हैं, क्योंकि दो फैक्टर है ना यहाँ पर हमारे पास, दो केस हो सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हो तो उनकी प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आएगी या 0 आएगी, और या फिर दोनों कैसे हो, नेगेटिव हो। तो मैं दो केस इसके बना लेता हूं बेटा, केस वन व्हेन बोथ फैक्टर्स आर पॉजिटिव, ओके। केस 2 व्हेन बोथ फैक्टर्स आर नेगेटिव, व्हेन बोथ फैक्टर्स आर नेगेटिव, ओके। सो अगर दोनों पॉजिटिव अगर हम लेके चले तो x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दोनों अगर नेगेटिव लेके चलें तो x माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू 0, 3 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन इक्वल टू 3। करेक्ट है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देना जब आप माइनस को कैंसिल करें। तो यहां से हमारे पास आंसर आया कि इसने कहा कि x की वैल्यू 1 या उससे ज्यादा होनी चाहिए और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 या उससे कम होनी चाहिए। तो दोनों की कहां सहमति बनी कि हम x की वैल्यूज कहां से कहां लेंगे, 1 से लेकर के 3 तक ले सकते हैं। यहाँ देखते हैं, ये कहता है x लेस देन 1 होनी चाहिए और ये कहता है x मोर देन 3 होना चाहिए। तो यहाँ तो कोई कंक्लूजन निकला नहीं ना। देखिए इस एक ने कहा कि मैं तो इस तरफ जाने वाला हूँ, ठीक है, x लेस देन 1 होना चाहिए, और दूसरे ने कहा कि x क्या होना चाहिए, ये वाला ले लेते हैं, मोर देन 3 होना चाहिए। तो कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो ये वाले पार्ट से हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिला, तो ये पार्ट हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो डोमेन क्या हुई, 1 से 3, ओके। अब रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के लिए क्या करेंगे, हम इसे वापस से इसको क्वाड्रेटिक को पूरे को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू 3, 3x, ओके, देन माइनस एक्स स्क्र, -3 एंड प्लस एक्स। तो यानी कि दोनों और स्क्वायर कर लेते हैं, वाई स्क्वायर विल बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ओके। और इस सब टर्म्स को अगर उधर ले जाएंगे या वाई एक्स की टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये -4x प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। मैं इन तीनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके गया। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू कैसी चाहिए, रियल चाहिए, x शुड बी आर रियल नंबर। और रियल कब होगा x, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बिल्कुल सही, वही तरीका। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, और b कितना है, -4, और c कितना है, 3 प्लस वाई स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b स्क्वायर 16 -4, a की वैल्यू 1 और c कितना है, 3 प्लस वाई स्क्वायर। This should be greater than equal to 0 to make the x a real number. Okay, so ये कितना हुआ, 16 minus 12 minus 4y square is should be greater than equal to 0. तो आप कह सकते हैं 4 minus 4y square should be greater than equal to 0 और 4y square will be less than equal to 4. 4 से 4 कैंसिल, 1, यानी कि y की वैल्यू जो होगी वो -1 से +1 के बीच में होगी। तो ये हमारी हुई रेंज, यानी कि y की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी। सही है ये, या इसमें आप कुछ और फेरबदल करना चाहते हो, सोचिए, 1 मिनट के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप सोच के देखिए। तो ये 1 ले लेता हूं और ये 0 ले लेता हूं। क्या मुझे इसे फाइनल आंसर की तरह लिख देना चाहिए, नहीं। द रीजन फिर वही कि y जो है वो हमें नॉन नेगेटिव आंसर आएगा, यानी कि हमें केवल नेगेटिव वैल्यूज यहाँ नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है। तो ये -1 से 0 तक की वैल्यूज को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर रहेगा 0 to 1। तो रेंज जो है वो बेटा हमारी हुई 0 to 1, ठीक है, क्लोज इंटरवल में। तो 0 भी हम ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं। तो ये थे हमारे पास आज कुछ सम्स जो हमने बात की रेशनल फंक्शंस की, फंक्शन जो रूट के अंदर है उनकी डोमेन और रेंज की। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो क्या करना है आपको पता ही है, आपको इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। हमारी ईमेल आईडी, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट नीचे दिए गए हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछना न भूलिए। थैंक यू।